अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। अंडर नॉमिनल अकाउंट्स, ड्यू टू ट्रांजैक्शन आइदर इनकम और रेवेन्यू रियलाइजेस, यानी वो इनकम होती है, रेवेन्यू आता है, या एक्सपेंस इंकर होता है, एक्सपेंस होता है। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिटेड, और सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस दिया गया है या इनकम हुई है। ठीक है, तो रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स अगर हो तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, ₹5000 पेड मतलब क्या? दिया, मतलब एक्सपेंस हुआ सैलरी का। तो कौन सा वाला रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी है तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो भी अकाउंट उसमें होगा वो पर्टिकुलर अकाउंट उसमें डेबिट या क्रेडिट होगा, ये याद रखना है। जिस तरह असेट परचेज या असेट सोल्ड करते वक्त उसी असेट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, ठीक उसी तरह कोई अगर खर्चा करते हैं या कोई इनकम होती है तो वो ही इनकम या वो ही एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। तो इलस्ट्रेशन 9 में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, उसमें आपका फर्स्ट वाला है, क्या है? सैलरी पे की है। ठीक है, सैलरी पेड, तो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो उसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, तो डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करना है। देयरफॉर सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे सेकेंड वाला, पेड मतलब खर्चा किया, दिया, एक्सपेंस हुआ। टेलीफोन बिल का खर्चा किया 2000 रुपये का। ठीक है, तो टेलीफोन ये थर्ड वाला है, 3000 पेड फॉर रेंट, रेंट का खर्चा किया तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो रेंट पेड मतलब वो एक्सपेंस हुआ। देयरफॉर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट पे किया है तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है तो टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड। टेलीफोन का खर्चा किया, ठीक है, तो टेलीफोन बिल पे किया है तो खर्चा हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट एप्लीकेबल होगा। उसमें रूल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला एप्लीकेबल होगा। तो टेलीफोन बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, उसी तरह फोर्थ देखेंगे, बैड डेट्स हुआ मतलब डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो हमारा लॉस हुआ, तो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि वो लॉस है। तो एक्सपेंस एंड लॉस वाला रूल एप्लीकेबल होगा नॉमिनल अकाउंट में। तो बैड डेट्स इंकर्ड, ठीक है, मतलब डेटर्स ने जिन्होंने हमने सेल किया था वो पैसा नहीं दे रहा है तो लॉस हुआ, लॉस टू द बिजनेस। ठीक है, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस या लॉस हो तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। देयरफॉर लॉस अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि बैड डेट्स है तो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, ये सारा खर्चा का है। अभी हम देखेंगे फिफ्थ वाला, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, तो ब्रोकरेज रिसीव्ड मतलब मिला, तो क्या हुआ? हमारा इनकम हुआ, हमारा गेन हुआ, आप जो समझो वो। ठीक है, इनकम या फिर गेन्स, इनकम भी बोल सकते हो। तो क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ये वाला रूल है आपका। तो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।
ठीक है। सिक्स्थ क्या है, डिविडेंड मिला, ठीक है, वो भी क्या हुआ, हमारा इनकम हुआ, ठीक है, हमको फ़ायदा हुआ। इनकम लिखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इनकम शब्द यूज़ किया है, तो इनकम हुआ, ठीक है। तो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें प्रॉफिट जैसा असेट बेचने से प्रॉफिट मिलता हो, उस केस में हम गेन्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनकम लिखोगे तो ही चलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी हम देखेंगे सेवेंथ वाला। क्या है सेवेंथ वाला, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन मिला, तो कमीशन रिसीव्ड मतलब वो भी हमारी इनकम हुई। नॉमिनल अकाउंट आएगा, उसमें क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल एप्लीकेबल होगा। देयरफॉर कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। आठवां क्या है, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिला तो वो भी हमारी इनकम हुई। तो कौन सा रूल, नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, देयरफॉर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये क्या था, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल थे। अभी ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिनमें तीनों मिक्स होंगे। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। फिर पर्सनल अकाउंट में डेबिट इफेक्ट क्या आएगी, क्रेडिट इफेक्ट क्या आएगी, वो डिसाइड करना है। अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में डेबिट इफेक्ट आएगी, क्रेडिट इफेक्ट क्या आएगी, और उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में डेबिट इफेक्ट आएगी, क्रेडिट इफेक्ट आएगी, वो डिसाइड करना है, ठीक है। अभी आपको दोनों इफेक्ट एक साथ देनी है। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ एक अकाउंट ही हिट होता है, क्रेडिट होता है या तो फिर डेबिट होता है, ठीक है। जिस केस में क्रेडिट होता है उस केस में डेबिट क्या होता है अभी तक हमने देखा नहीं है। अभी तक सिर्फ हमने सिंगल इफेक्ट देखी है सभी एग्जाम्पल्स में। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो आपको आगे का भी समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ तक आज जो मैंने 3 इलस्ट्रेशन आपको दिखाए हैं, समझाए हैं, 7, 8 और 9, वो आपको आपकी बुक में लिखना है और समझना है। और अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और मैं देख रही हूँ मेरा वीडियो जो मैं सेंड करती हूँ बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो मेहरबानी करके आप मेरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें और समझ कर ही अपनी बुक में लिखें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लो। फिर आगे इलस्ट्रेशन 10 और 11 वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम एक एक करके लेंगे, ऐसा होगा तो, और अच्छी तरह से समझेंगे किस तरह से डेबिट होगा, कि क्या अकाउंट डेबिट होगा, क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप 7, 8, 9 इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो एज अ होमवर्क आपको करना है, समझना है और आपकी बुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।